हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम करते हैं आपके डान न्यूज़पेपर के कंप्लीट एनालिसिस की आज 162 क्लास के अंदर एंड टुडे इज 16 मार्च 2026। होपफुली ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट एंड एज यू नो वेरी वेल कि हम यहाँ पर डेली बेसिस के ऊपर करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, आईआर और एसए के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट ओपिनियन आर्टिकल्स हैं, एडिटोरियल आर्टिकल्स हैं या हमारे न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, उनकी हम एक एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन भी करते हैं, उनका एनालिसिस भी करते हैं जो हमारे सीएसएस और पीएमएस एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। डियर एस्पिरेंट्स, जो हमारे डान न्यूज़पेपर का एनालिसिस है फॉर द होल ईयर रहेगा 2026। जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं वो अपने सीएसएस 2027 के लिए और जितने भी हमारे पीएमएस एस्पिरेंट्स हैं, चाहे केपीके के हैं, बलूचिस्तान के हैं, सिंध के हैं, पंजाब के हैं, तो वो भी अपनी न्यू डेवलपमेंट्स को कवर कर सकते हैं डेली बेसिस पर थ्रू नोट्स मेकिंग। यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, हमारा पर्पस ये है कि आपके एनालिटिकल एबिलिटी और एनालिटिकल अप्रोच को यहाँ पर डेवलप करना है। पूछो कैसे? देखिए, हम यहाँ पर एट द सेम टाइम 5 to 6 टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। उसके अंदर हमारे टॉपिक्स किसके रिलेटेड होते हैं? पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के रिलेटेड भी हो सकते हैं, पाकिस्तान की क्या स्ट्रैटेजीज है उसके रिलेटेड भी हो सकता है, वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट के रिलेटेड भी हो सकते हैं, वर्ल्ड ऑर्डर कैसा यहाँ पर चेंज हो रहा है या चेंज किया जा रहा है उसके मतलब भी हो सकते हैं। उसके बाद आपको पता है यूएसए की फॉरेन पॉलिसी है तो उसके रिलेटेड भी हो सकता है, पाकिस्तान के इंटरनल चैलेंजेस है या इश्यूज फेस किए जा रहे हैं तो वो भी हम डिस्कस करते हैं, एक्सटर्नल क्या चैलेंजेस है पाकिस्तान को वो भी हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो जब आप एट द सेम टाइम मल्टीफेरियस चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करते हैं, इससे सबसे बड़ा जो एडवांटेजेस होता है वो ये होता है कि आपके ब्रेन स्टॉर्मिंग यहाँ पर फास्ट होती है। आपको जो आइडियाज़ यहाँ पर जो नहीं आ रहे होते तो ब्रेन के अंदर आइडियाज़ जनरेट होना शुरू हो जाते हैं जब आप क्या करते हैं, अपने दिमाग के ऊपर जोर देते हैं, सोचने की जो है वो कह लें कि आप कोशिश करते हैं कि आइडियाज़ को किस तरह पिक किया जाए। तो जब आप एट द सेम टाइम 5 to 6 टॉपिक्स को यहाँ पर कवर कर रहे हैं और हम यहाँ पर जो ये टॉपिक्स है मल्टीफेरियस एंगल से उनको डिस्कस करते हैं, एनालाइज करते हैं, इससे क्या होता है कि आपके जो आइडियाज़ हैं वो जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखें, अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स को मसले आएंगे, वो इस तरह आएंगे कि सर हम एनालिसिस को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहे या चीज़ें यहाँ पर मिक्स हो रही हैं। तो इसके लिए भी मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। देखें, आपके एनालिटिकल एबिलिटी या एनालिटिकल अप्रोच वाली हैबिट नहीं है डेली बेसिस के ऊपर, एक चीज़ तो ये है। दूसरा ये है कि जब आप डेली बेसिस के ऊपर लेक्चर लेंगे, जब आपके बेसिक क्लियर होते जाएंगे, देखिए एक टाइम आप चीज़ों को जब सुनते हैं या पढ़ते हैं कि आपको समझ में नहीं आती, ठीक है। ये अब आईक्यू लेवल का भी एक मसला होता है। कुछ स्टूडेंट्स जो जीनियस बोला जाता है उनका आईक्यू लेवल अच्छा होता है, चीज़ों को पिक करना शुरू कर देते हैं। कुछ जो है वो हमारी तरह भी होते हैं जिनको कह ले के 4 मरतबा पढ़ेंगे, 5 मरतबा पढ़ेंगे, देन जाके उनको जो है यहाँ पर कॉम्प्रिहेंड होना शुरू होता है। तो यही जो इश्यूज़ हैं ये बहुत सारे एस्पिरेंट्स को फेस करना पड़ते हैं। लेकिन इससे क्या होता है कि जब आप मल्टीफेरियस चीज़ों को एट द सेम टाइम सुन रहे हैं, कॉम्प्रिहेंड कर रहे हैं या अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इससे वही जो मैंने सबसे बड़ा एडवांटेज बताया था कि आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग फास्ट होगी। तो जब आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग फास्ट होगी, जब आपके आइडियाज़ ब्रेन के अंदर फास्ट आएंगे, तो आपकी राइटिंग स्किल की जो है यहाँ पर वो भी अच्छी होगी। जो आपकी राइटिंग स्पीड है, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आपकी राइटिंग स्पीड है वो भी यहाँ पर स्पीड उसकी बढ़ जाएगी। तो जब आप देखें, जब आप, मैं पहले भी बताता हूं, जो आपके हाथ की स्पीड है ना वो आपके कह ले के अकॉर्डिंग टू योर ब्रेन, तो जितने ज़्यादा आपके कह ले के मेमोरी फास्ट होगी, आइडियाज़ को जितनी ज़्यादा आप जल्दी पिक कर पाएंगे या ब्रेन स्टॉर्मिंग आपकी फास्ट होगी, तो आपकी जो राइटिंग स्पीड है वो भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब करंट अफेयर जो है वो सिर्फ करंट अफेयर के पेपर के हद तक नहीं रहा। अब करंट अफेयर आपके जो है वो पाकिस्तान अफेयर के अंदर भी आ रहा है, आईआर के अंदर भी आ रहा है और एसए के पेपर के अंदर भी आ रहा है, और बाकी भी जो दूसरे पेपर है, चाहे जेंडर स्टडी का पेपर है, चाहे पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, चाहे हमारा कह लें कि यहाँ पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर है, ठीक है, क्रिमिनोलॉजी का पेपर है, ठीक है। तो ये जितने भी पेपर्स हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं पे करंट अफेयर जो है अपना रोल प्ले कर रहा होता है।
ठीक है। तो इसके अलावा एस्पिरेंट्स बी पॉजिटिव होकर, बी ऑनेस्ट होकर लाइक, कमेंट एंड शेयर लाजमी किया करें। अब चलते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। दोस्तों, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हमारे पास एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो हम डेली बेसिस के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। यहां पर स्टेटमेंट को डिस्कस करने का पर्पस एक ही होता है कि जो आपका एसए का पेपर है, चाहे आपका सीएसएस का है, चाहे पीएमएस एग्जाम का है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। दूसरा, मैंने एक चीज़ यहाँ पर बताई थी कि अगर आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग फास्ट नहीं है, आपके आइडियाज़ जल्दी यहाँ पर नहीं आ रहे आपके ब्रेन के अंदर, तो आप डेली बेसिस के ऊपर फिलोसफिकल और लिटरेरी स्टेटमेंट को जो है वो लाजमी डिकोड किया करें, क्योंकि उससे जो आप आइडियाज़ जनरेट होते हैं, उससे क्या होता है, आपके आइडियाज़ जनरेट होते हैं, आप चीज़ों को जल्दी पिक करते हैं और मल्टीफेरियस कैले के एंगल से क्या करते हैं, उसको देखते हैं कि आप फिलोसफिकल भी देख रहे होते हैं, लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहे होते हैं, रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू भी देख रहे होते हैं, साइंटिफिक डिस्कवरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप चीज़ों को जो है रिलेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, इंडिविजुअल लेवल के ऊपर भी आप रिलेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग फास्ट होती है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमारे पास जो ओपिनियन रहने वाली है, सॉरी जो स्टेटमेंट रहने वाली है, वो है यहाँ पर फ्रेडरिक नीत्शे। आपको पता है फ्रेडरिक नीत्शे जर्मन फिलोसोफर रहा है और इसको ये भी कहा जाता है थे, ये एथिस्ट भी थे, और इनकी एक स्टेटमेंट यहाँ पर जो इन्होंने कही थी, अकॉर्डिंग टू फ्रेडरिक नीत्शे गॉड इज डेड। तो इनकी ये स्टेटमेंट काफ़ी कंट्रोवर्सी भी इसके ऊपर रही और कंट्रोवर्शियल भी देखी गई। लेकिन आज की जो हमारी स्टेटमेंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं जो सिविल सर्विस एग्जाम्स की प्रेपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। फ्रेडरिक नीत्शे कहते हैं कि दोज यू कैन नॉट टीच टू फ्लाई, टीच टू फॉल फास्टर। वो कहता है कि अगर तुम किसी को उड़ना नहीं सिखा सकते ना, तो कम से कम उसको जो है वो कह ले कि नाकामियों का सामना जो है जल्दी से करना तो सिखा सकते हो ना। ये कि यहाँ पर हम जो है वो कह ले कि एक एग्जाम्पल बोल देते हैं कि हम अगर किसी को अच्छा नहीं कर सकते तो यार बुरा भी नहीं करना चाहिए, यही बोलते हैं ना। लेकिन यहाँ पर वो ये कह रहा है कि अगर आप किसी को उड़ना नहीं सिखा सकते तो कम से कम ये उसको सिखा दें कि जो फेलियर्स है, जो नाकामियां हैं, कैसे टैकल कर सकता है। एक चीज यहां पर डिस्कस करेंगे। कहा यह जा रहा है कि फेलियर्स, इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहां पर, फेलियर्स। तो फेलियर्स अगर आपको सामना करना पड़ रहा है तो कभी भी हार मत मानने। देखिए, जिंदगी जो है ना अप्स एंड डाउन्स का नाम है, ठीक है। डिफिकल्टीज और डिलाइट्स हैं, लाइफ का हिस्सा है। लेकिन यहां पर अगर आप कह ले कि हार मानकर बैठ जाएंगे तो फिर ये जिंदगी का सफर जो है ना ये नहीं चल सकता। लाइफ क्या है, एक जर्नी है, जिंदगी क्या है, एक सफर है। तो इस सफर के अंदर उतार चढ़ाव, फ्लैक्चुएशंस आती रहेंगी। मैं यहां पर एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, देखिए एक चीज याद रखना, एस्पिरेंट्स का जो सीएसएस का जो एग्जाम है ना, पीएमएस का एग्जाम है, एस्पिरेंट्स के लिए कह ले कि एक जंग से बढ़कर है, जंग से बढ़कर है। जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं, जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं, जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए डू एंड डाई वाली सिचुएशंस है। उनको फैमिलीज का भी प्रेशर है, रिश्तेदारों का भी प्रेशर है, सोसाइटी के अंदर उनको जो है एक अच्छा लाइफस्टाइल भी चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं जो उनके ऊपर प्रेशर बिल्ड किए हुए हैं। अगर वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाता, अनफॉर्चुनेटली अगर वो सेकंड में भी नहीं कर पाता, तो यहां पर आपने हिम्मत नहीं हारनी। यहां पर एक स्टेटमेंट है, सक्सेस इज नेवर एंडिंग एंड फेलियर इज नेवर फाइनल। अब सक्सेस इज नेवर एंडिंग का क्या मतलब है भाई? कामयाबी खत्म नहीं होती, ये जिंदगी का सफर है। देखिए, अगर आप यहां पर एलोकेशन हो जाती है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, आपकी ख्वाहिश यहां पर बढ़ जाएगी। आपने अपने यहाँ पर फिर और गोल्स बना लेने हैं, ऑब्जेक्टिव्स बना लेने, भी मुझे रैंक चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे घर चाहिए, मैंने शादी भी करनी है, फिर और ज़्यादा आपकी ख्वाहिशात बढ़ जाती है। तो जो सक्सेस है ना, कामयाबियाँ, वो कभी बंद नहीं होती, वो आपकी चलती रहती हैं, ठीक है। कहीं पे आप कामयाब हो गए, कोई पे इश्यू चल रहा है, आप उसको जो है वो कह लें कि टैकल कर लेंगे, ठीक है, कोई इश्यू को ख़त्म कर सकते हैं, तो आपकी ये भी एक बड़ी कामयाबी है। तो यहां पर जो फेलियर्स की बात की है कि ये नहीं है कि अब फेलियर्स फाइनल नहीं है, बिल्कुल फाइनल नहीं है, ठीक है। अब ये फेलियर तो बस इसके बाद कुछ भी नहीं है, तो ऐसा नहीं है। फेलियर्स जिंदगी के अंदर आते रहेंगे, लेकिन आपने इनसे जो है वो हार नहीं माननी,
दैट्स इट। ठीक है, अब ये एक चीज वही है कि मैंने पहले भी बताई कि ये जो है ना आपके जो कह लें कि सिविल सर्विस एग्जाम के जो प्रिपरेशन है ये आपकी खुद की पेन है। इस पेन को आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, आपको खुद को ही उड़ने के काबिल भी बनाना पड़ेगा और फेलियर्स का सामना भी आपको खुद को ही करना पड़ेगा। तो ये चीज बेसिकली यहां पर कही जा रही है। अब चलते हैं, हमारे इंपॉर्टेंट ओपिनियन है, हमारे पास आर्टिकल्स भी हैं, इनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो हमारे पास ओपिनियन आर्टिकल रहने वाली है वो है मलिहा लोधी साहिबा की। केस स्टडी हमारे पास एक सेम है, लेकिन मलिहा लोधी साहिबा ने जो आज डिस्कशन की है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वीकली बेसिस के ऊपर जो है इनके एक ओपिनियन आर्टिकल लाजमी आते हैं जिनको हम यहाँ पर डिकोड करते हैं, एनालिसिस करते हैं। द मार्च ऑफ फुली। अब मार्च ऑफ फुली का मतलब क्या है? ये एक बुक का नाम है। ये क्या है? हमाकत का सफर। और ये बुक लिखी है बारबरा टैकमैन ने, बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेरिकन राइटर है बेसिकली। उन्होंने कहा है द ट्रम्प्स वॉर ऑन ईरान अ मार्च ऑफ फुली, हमाकत का सफर है। इसको अंडरस्टैंड करेंगे, इसके अंदर हिस्टोरिकल इवेंट्स की भी बात की गई है, उसको भी रिलेट करेंगे। और केस स्टडी हमारे पास यहां पर क्या रहने वाला है? यूएसए, इजराइल और ईरान। मुद्दा सेम है, लेकिन इसका एनालिसिस जो है ना वो आज बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, इसको देखेंगे। सेकंड हमारे पास क्या है यहां पर? ईरान wants other nations to stay away as USA looks to expand war, mounting international pressure। अब यहां पर जो है वो यूएसए की तरफ से ये कहा जा रहा है, ट्रंप की तरफ से, कि भाई चाइना को भी आना चाहिए, फ्रांस को भी आना चाहिए, जापान को भी आना चाहिए, साउथ कोरिया को भी आना चाहिए, जिस तरह स्टेट ऑफ हॉर्मुज को यहां पर क्लोज किया गया है, क्योंकि पूरा अगर देखा जाए तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई यहां पर डिस्टर्ब हुई। तो यहां पर जो स्टेटमेंट है ना ट्रंप साहब की, वो इंपॉर्टेंट है। उन आपके स्टेटमेंट, वो आपने जब आप ओपिनियन देते हैं तो नीचे आप सपोर्टिंग रेफरेंस देते हैं, जो आप सपोर्टिंग आर्गुमेंट से आ जाएगा, या आपकी जो एग्जाम्पल होती है, तो वो आप यहाँ पर जो है वो ट्रंप की स्टेटमेंट्स लिख कर रखें, जो आप यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए आप लाजमी देंगे। तो यहाँ पर जो इनकी स्टेटमेंट है वो इंपॉर्टेंट है। थर्ड हमारे पास इंपॉर्टेंट आर्टिकल रहने वाला है, एक बार फिर, इस्लामाबाद कॉल्स फॉर ग्लोबल एक्शन अगेंस्ट इस्लामोफोबिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर जो है वो इस्लामोफोबिया हमें एस्केलेट होता हुआ नजर आ रहा है, जीनोफोबिया देखने को मिल रहा है। ये कह रहा है कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हमें देखने को मिल रहा है। न्यूजीलैंड वाला केस आपके सामने है, फ्रांस वाला आपके सामने ही था केस, ऑस्ट्रेलिया वाला भी आपके सामने ही रहा, जब जो है यहां पर जो है वो कह लें कि इस्लामोफोबिया के ऊपर स्पेशली जो है टॉपिक प्रिपेयर करवाए जाते थे और एस्पिरेंट्स यहां पर प्रिपेयर कर भी रहे थे। ठीक है, तो अब क्या है कि माउंटेन डोमेस्टिक प्रेशर एंड एंटी मुस्लिम रेटोरिक बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर कुछ अमेरिकन के जो हमें यहां पर रिपब्लिकन्स के को लीडरशिप नजर आते हैं, यहां पर रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने कुछ यहां पर स्टेटमेंट दी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप नोट डाउन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है कि यहां पर 4th नंबर पर है, लेकिन यहां पर जो है इस्लामाबाद, पाकिस्तान ने जो है काफी इसको कंडेम किया है। ओआईसी का क्या रोल रहा है? पाकिस्तान ने ये पूरा जो है यहाँ पर ओआईसी के जितने भी कंट्रीज हैं उनको यहाँ पर कहा है कि इस चीज के जो है वो कहले के खिलाफ जो है वो आवाज उठानी चाहिए। तो ये भी चीज बेसिकली कही गई है पाकिस्तान की तरफ से। तो इस्लामोफोबिया एक बार फिर यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये चीज हमें जब यहाँ पर 9/11 के बाद देखने को मिली थी। कब? 9/11, जब भी इस्लामोफोबिया की डिस्कशन होती थी हमारे पास क्या होता था यहाँ पर फैक्ट डिस्कस करने के लिए? 9/11। और अब क्या यहाँ पर देखने को मिल रहा है? ईरान वाला मामला देखने को मिल रहा है भाई। ठीक है, ईरान, यूएसए और इजराइल वाला मामला, तो ये चीज है। उसके बाद अब 4th नंबर पर है यूएसए चाइनीज इकोनॉमिक चीफ मीट टू पेव अवे फॉर ट्रंप शी समिट, क्रिटिकल ट्रेड टॉक्स, एजेंडाज एंड इश्यूज, चैलेंजेस क्या, इसको भी डिस्कस किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर समिट होने जा रही है एंड ऑफ मार्च। ट्रंप साहब जो है यहां पर विजिट करने जा रहे हैं चाइना का, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी इनके दरमियान 100 मिनट्स की जो है कह लें कि मीटिंग हो चुकी थी, जब यहाँ पर ट्रंप आसियान और एपेक की समिट या मीटिंग को अटेंड करने आते हैं। उस वक्त क्या होता है? शी जिनपिंग और यहाँ पर ट्रंप की मुलाकात होती है। उस वक्त टैरिफ को रिड्यूस करने की बात की जाती है। लेकिन अब यहाँ पर एजेंडास क्या रहेंगे इसको भी देखा जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो इनके दरमियान में डिस्कशन रह सकती है, जो कहा जा रहा है वो ईरान वाला मैटर है। यहाँ पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर भी डिस्कशन कहा जा रहा है कि ये भी हो सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट है।
5th नंबर पर है बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, चाइनाज इवॉल्विंग इकोनॉमिक स्ट्रेटजी, लेसन्स फ्रॉम डेवलपिंग इकोनॉमीज। आज तक हम बात कर रहे हैं कि जो है साउथ एशिया के अंदर जो है वो स्टेट्स को जो 8 कंट्रीज है, 7 to 8 कंट्रीज है, इंडिया है, पाकिस्तान है, मालदीव है, श्रीलंका, नेपाल, ये जितने भी कंट्रीज है, इनको एक दूसरे की गलतियों से सीखना चाहिए। क्या करना चाहिए? एक दूसरे की मिस्टेक से सीखना चाहिए। केस स्टडी जो है कह ले कि अगर पाकिस्तान के लिए तो इंडिया का केस स्टडी रहेगा, बांग्लादेश का केस स्टडी रहना चाहिए पॉपुलेशन के मैटर में, वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर। तो इस तरह जो है कह ले कि दूसरों को केस स्टडी लेना चाहिए ताकि जो है वो खुद जो उन गलतियों से बचा जा सके। लेकिन अब हो क्या रहा है कि चाइना डेवलपिंग नेशन जितने भी है उनको सामने रखता हुआ कि अपनी जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उसको बढ़ा रहा है, इनहेंस कर रहा है। देखिए चाइना की पॉलिसी जो है ना वो जियो इकोनॉमिक पॉलिसी है, ठीक है। एक चीज तो यहां पर है। अब चाइना पता है क्या कर रहा है? चाइना कह रहा है कि भाई पहले सबसे पहले डोमेस्टिकली जो है ना स्ट्रांग होना है। जब आप डोमेस्टिकली यहां पर स्ट्रांग होंगे देन आप एक्सटर्नल इश्यूज को इजीली जो है टैकल कर सकते हैं। और आज वो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। देख ले कि उनके जो आजाद भी कह ले कि वो पाकिस्तान से बाद में हुआ 2 साल 1949 के अंदर, और आज देख ले वो दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। अभी हो सकता है कि फ्यूचर के अंदर ये भी कहा जा रहा है कि वो फर्स्ट नंबर के ऊपर भी आ सकती है। तो इसके अंदर जो स्टैट्स डिस्कस किए गए वो इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर जो 15 ईयर किस तरह 15th जो इनका प्लान है 5 ईयर का वो यहां पर इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। तो इन्हें चाइना ये कह रहा है कि भाई इंटरनली यहां पर स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो पाकिस्तान के अगर देखा जाए तो बहुत सारे यहाँ पर आर्टिकल्स या ओपिनियन आर्टिकल्स है या एडिटोरियल आर्टिकल डिस्कस कर चुके हैं कि पाकिस्तान को इंटरनली स्ट्रांग होना पड़ेगा अगर एक्सटर्नली चैलेंजेस को फेस करना है। तो ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, लेकिन केस स्टडी हमारे पास चाइना का रहेगा, चाइना की पॉलिसी क्या है। 6 नंबर पर है पाकिस्तानी वुमेन्स वॉइस रेजोनेट एट यूएनए राइट्स फोरम, पाकिस्तान एडवोकेसी फॉर वुमेन्स राइट्स एट यूएनओ CSW 70, ठीक है। ये आप कह लें कि यहाँ पर हमें 70 सेशन देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी हमारी डिस्कशन रहेगी वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर और पाकिस्तान के अंदर स्पेशली केस हमारे पास क्या रहेगा पाकिस्तान का। और लास्ट में हमारे पास यहाँ पर क्या रहने वाली है वोकैब, और वोकैब को जो है वो हम लाजमी लास्ट में डिस्कस करते हैं। जो हमारे कह लें कि सिनोनिम और एंटोनिम्स के अलावा जो हमारा वोकैब बैंक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमारे राइटिंग स्किल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आपके पास यहाँ पर अच्छी वोकैब होगी तो आप क्या कर सकते हैं, टॉपिक के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट वोकैब है, जॉर्गन्स है, टर्म्स हैं, वो आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके आइडियाज़ भी क्लियर होंगे और आप जो बात कहना चाह रहे हैं वो इजीली कन्वे हो जाएगी और रेपिटेशन वाला मसला यहाँ पर आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं या द मार्च ऑफ फुली, इस चीज़ को यहाँ पर अंडरस्टैंड करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें द मार्च ऑफ फुली, मार्च ऑफ फुली का मतलब होता है हमाकत का सफ़र। ये एक बुक का नाम है जो 1980s के अंदर लिखा गया और ये बुक किसने लिखी? बेसिकली अमेरिकन राइटर जो बारबरा टकमैन है उन्होंने लिखी है। इसके अंदर जो है कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स को डिस्कस किया गया है जो खुद ही अपनी तबाही की वजह बने, बेसिकली ये कहा जा रहा है। अब देखें जो इसकी डेफिनेशन अगर देखें ना द मार्च ऑफ द फुली, तो आपको समझ में आ जाएगी कि ऐसे फैसले या ऐसी पॉलिसियां जो मसलसल जारी रहती हैं, जो तबाही का सबब बन रही होती हैं, और यह भी पता है कि वो अकल और इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, मुखालफ जा रही हैं। क्या हो रही हैं? अकल और मफादात के खिलाफ जा रही हैं, फिर भी वो पॉलिसियां या फैसले जारी रहते हैं। अब यहां पर जो है ना फुली की जो है ना थोड़ी सी जो है ना डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करें। फुली का मतलब यह है कि हमाकत से मुराद यह लिया जा रहा है यहां पर कि जो ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाते हैं लेकिन जो हो रहा होता है वो उस ऑब्जेक्टिव्स के ऑपोजिट, उसके ब्रक्स हो रहा होता है बेसिकली। और जो हमें यहां पर ईरान के और यूएसए और इजराइल के मामले में देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये चीज है। अब यहां पर हमाकत को अंडरस्टैंड करने के लिए यहां पर 3 चीजें दी गई हैं, लेकिन इन 3 चीजों को डिस्कस करने से पहले कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। अब यहां पर ना एक हिस्टोरिकल कह लें मिथोलॉजी जो हमें देखने को मिल रही है कि वो ट्रोय। अब ट्रोय जो है बेसिकली एक लेजेंडरी आप कह सकते हैं ब्रॉन्ज एज सिटी था एक, ठीक है, एनातोलिया के नजदीक हमें देखने को मिलता है। लेकिन इन मैथोलॉजी की अगर बात की जाए ना तो जो ट्रोय था बेसिकली वो रूल कर रहा था यहाँ पर किंग प्राइम,
और किंग प्राइम को जो है यहाँ पर जो है वो फिर हटा दिया गया, और इन्होंने किन्होंने कंट्रोल कर लिया, जो ग्रीक का क्लेशन था उन्होंने बेसिकली इसको कंट्रोल कर लिया। अब यह कहा जाता है जो ट्रॉय सिटी है उसकी जो तबाही है, वो जो उसका जो जवाल आया वो ट्रॉय सिटी की अपने खुद जो है वो पॉलिसी की वजह से आया, यह कहा जा रहा है। दूसरा आप ये देखें, एग्जाम्पल को अंडरस्टैंड करें कि आपका यूएसए जो है वो वियतनाम वॉर के अंदर भी इन्वॉल्व रहा, कोरियन वॉर के अंदर भी इन्वॉल्व रहा, फिर भी उसको मुंह की खानी पड़ी, वापस जाना पड़ा, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। फिर यहां पर दूर क्यों जाता है, अफगानिस्तान वाला मामला आपके सामने, ये 20 ईयर्स तक जो है यूएसए यहां पर वॉर लड़ा, लेकिन फिर भी क्या हुआ, यहां पर मुंह के खानी पड़ी। हालांकि उसको पता है कि बिलियंस डॉलर्स का यहां पर लॉस हो रहा है, जाने जा रही हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी वो पॉलिसियां और फैसले क्या हैं, जारी रहे। ठीक है, फिर भी क्या हुआ कि यहां पर तालिबान को हटाया गया, वही तालिबान को फिर लाया गया आफ्टर 20 ईयर्स के बाद, यह चीज है। फिर क्या हुआ कि यहां पर यूएसए कभी, अभी आपको पता है रिसेंटली जनवरी के अंदर क्या हुआ कि वेनेजुएला के ऊपर कंट्रोल किया, पूरा रजीम चेंज नहीं की, लेकिन क्या हुआ कि यहां पर अपने मफादात को हासिल करने के लिए, नेशनल इंटरेस्ट को हासिल करने के लिए फिर क्या हुआ कि यहां पर जो है वेनेजुएला के ऊपर कंट्रोल किया। अब यह चीज है। अब हम यहां पर डिस्कस करते हैं जो सबसे पहली जो हमाकत की बात की जा रही है, इस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे अंदर पहली चीज पता है क्या है, यह कहा जा रहा है हमाकत की जो पहली यहां पर शर्त यह है कि जो यहां पर नुकसान हो रहा है अभी, तो उसको समझना चाहिए, उसको तारीख पर नहीं छोड़ना चाहिए कि तारीख में बाद में लिखा जाएगा। तो यह सबसे बड़ी हमाकत है कि जो अभी नुकसान हो रहा है उसको नहीं अंडरस्टैंड किया जा रहा, नहीं समझा जा रहा। अब किस तरह इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं, देखें यूएसए ने क्या किया, 28 फेब को क्या किया, अटैक किया ईरान के ऊपर। तो यहां पर जो सुप्रीम लीडर है अयातुल्लाह अली खamenei, उनको असैसिनेट कर दिया गया, और भी जो है यहां पर टॉप लीडरशिप थी जो, उनको भी जो है यहां पर जो है वो मार दिया गया। किसकी तरफ से, बेसिकली यूएसए इजराइल की स्ट्राइक्स की वजह से। अब यूएसए ने क्या कहा कि भाई यहां पर जो है ना वो कह लें कि रजीम चेंज होगी, तो पूरा जो है यहां पर अब इनको तो हमने गिरा दिया है, तो अब और लोग आएंगे तो रजीम चेंज हो जाएगी। अब यहां पर एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं, यहां पर बात करेंगे थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव्स की, ताकि आपको फर्स्ट पॉइंट की समझ में आ जाए। अब ऑब्जेक्टिव्स भी क्लियर नजर नहीं आते। अब एक टाइम तो यह बोला जाता है, पहले पहले क्या था, यहां पर रिक्वायरमेंट थी भाई न्यूक्लियर फैसिलिटीज जो यहां पर बढ़ाई जा रही है, न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को जो बढ़ाया जा रहा है उसको क्या करना है, यहां पर कर्टेल करना है, पहले यह कहा गया। फिर यह कहा गया कि यहां पर जो जितने भी मिलिटेंट्स ग्रुप्स हैं जो यहां पर ईरान को सपोर्ट करता है तो उनको भी रोकना पड़ेगा, फिर यह बात की गई। फिर यहां पर मैटर शुरू हो गया कि भाई रजीम चेंज करनी है, और यह फिर 1953 के अंदर देखने को मिला, मसद्दक को हटाया गया। फिर यहां पर जो है वो कह लें कि यूएसए की तरफ से जो वो शाह को इंस्टॉल किया गया, लाया गया। फिर यहां पर इरानियन रेवोल्यूशन भी देखने को मिलता है, फिर 1980s के अंदर इराक और ईरान की वॉर भी देखने को मिलती है। तो सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी पहले। तो अब क्या हुआ कि यहां पर कि एक चीज, तो अब ये रजीम चेंज वाला मैटर आ गया। अब रजीम चेंज के अंदर क्या होगा, हम सबसे पहले ये जो है यूएसए और इजराइल की तरफ से भी अगर यहां पर टॉप सुप्रीम लीडरशिप को अगर टॉपल कर दिया जाए तो फिर क्या होगा कि यहां पर जो है वो रजीम चेंज हो जाएगी। तो रजीम चेंज तो हुई नहीं, तो उल्टा क्या हुआ, यहां पर जो है वो मुजतबा खamenei जो है यहां पर आ गए सुप्रीम लीडर, उनके बेटे जो हैं। अब ये भी कहा जा रहा है कि जो अयातुल्लाह खamenei हैं वो मिसाइल सिस्टम के अगेंस्ट थे, वो तो इसके हक में थे ही नहीं। तो अब यह भी कहा जा रहा है कि न्यू अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट कि भाई अब जो न्यू आएगा यहां पर तो वो क्या इस गलती को दोबारा दोहराएगा, तो वो कभी भी नहीं दोहराएगा। अब यह भी कहा जा रहा है, ठीक है। अब आप ये सिर्फ आप अमेरिकन मीडिया भी चेक करें, अब ये इस तरह की बातें की जा रही है यहां पर, ठीक है। अब जो है बात की जा रही है ऑयल के ऊपर, और क्या चीज है यहां पर, ऑयल। वेनेजुएला वाला केस क्या था, यहां पर ऑयल का मैटर था, भाई ऑयल चाहिए। यहां पर 303 बिलियन डॉलर जो है वो बैरल देखने को मिल रहा है। अब ईरान जो है वो 3rd या 4th या 5th नंबर पर आ रहा है ऑयल, ठीक है। तो अब यहां पर ऑयल वाला मैटर शुरू हो गया। तो अब ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं अभी तक, तो भी क्या होना चाहिए। फिर जो मैंने बात की थी यहां पर के इजराइल और यूएसए बेसिकली ये कहा जा रहा अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट का, हम यहाँ पर लीडर है टॉपल है किया है, उनको मतलब गिराया, असैसिनेट किया, जो भी है सारा मैटर आपके सामने। तो फिर क्या हुआ, यहाँ पर
कि अब जो रिजीम चेंज हो गई, लेकिन नहीं हुई। वहां पर क्या हुआ कि नहीं हुई, फिर आगे से लीडरशिप उनके बेटे आ गए, ठीक है। अब फिर क्या होता है, इन्होंने यहाँ पर जो प्लान बी बनाया कि अब जो है भाई यहाँ पर क्या किया जाए, कुर्दिश और जितने भी यहाँ पर जो डोमेस्टिक मिलिटेंट्स है उनके साथ जो है वो मिला जाए और उनको बोला जाए भाई आप जो है ना पूरा इसको जो है ना ले ले सारा सिस्टम को। लेकिन वो भी फिर यहाँ पर ग्राउंड बूट्स की बात की जा रही है बेसिकली ना, फिर वो भी यहाँ पर मामला जो है देखने को नहीं मिला। फिर यहाँ पर कुछ देखने को मिला कि चल भाई इनको जो है ना वो आपस में जो है ना थोड़ा सा इनको लड़ा दड़ा देते हैं, ठीक है। जिस तरह आप देखा जाए तो ईरान ने क्या किया यहाँ पर कि पूरा गल्फ स्टेट्स के ऊपर जो है स्ट्राइक्स की, और ईरान ये कह रहा है कि एक तरफ से भी हमें यहाँ पर पहले खबर थी कि जो है वो कह ले कि ये जितने भी गल्फ स्टेट्स के अंदर यूएसए मिलिट्री बेसेस है इनकी तरफ से जो है वो ईरान के ऊपर स्ट्राइक्स की जा सकती थी, तो इसलिए हमने स्ट्राइक किया, डिफेंसिव रिटेलिएशन की। तो लॉ ऑफ न्यूट्रलिटी क्या कहता है ये भी हमने चेक किया कि न्यूट्रल स्टेट्स जो है वो कब तक न्यूट्रल स्टेट रहती हैं, ठीक है। तो ये है कि एक तो ऑब्जेक्टिव भी क्लियर नहीं है। तो अब देखा जाए तो एक नुकसान अगर देखा जाए तो हो रहा है, एक तरफ यहां पर ग्लोबल इकोनॉमिक फॉलआउट भी देखने को मिल रहा है, तो भाई वॉर रोकनी चाहिए यहां पर, ठीक है। लेकिन क्या है कि वो मसलसल फैसले वो पॉलिसी चल रही है, हालांकि पता है कि मुंह की खानी पड़ रही है, ये भी चीज है। अब वो एक यहां पर ईरान है जो हर तरफ जो है वो मत्था दे के रखा हुआ उसने, एक तरफ इजराइल को, एक तरफ यूएसए को, और एक तरफ जो है यहाँ पर गल्फ स्टेट्स को भी। गल्फ स्टेट्स को भाई इसलिए देख रखा है क्योंकि उधर यूएसए मिलिट्री बेसिस है, उसका बेसिकली ये कहना है ईरान का, ठीक है, ये चीज है। तो अब फर्स्ट तो ये है हमाकत के ट्रंप को यहाँ पर समझना चाहिए कि भाई इतना बड़ा लॉस हो रहा है तो अब इस वॉर को यहाँ पर खत्म कर देना चाहिए। अब यहाँ पर क्लैरिटी भी तो नहीं है ना चीजों की। कभी ट्रंप कहते हैं कि यहां पर जो है ना वॉर जो है ना वो कह लें कि एंड जो है ना खत्म हो जाएगी। अब यहां पर एक जो है ना वो यूज किया गया वर्ड टैको। टैको मीन्स होता है ट्रंप ऑलवेज चिकन आउट, कि ट्रंप हमेशा पीछे हट जाता है। अब ये जो है जीसीपोआ जो साइन किया गया 2015 के अंदर, 2018 के अंदर वापस हो गया यहाँ पर। फिर हमें यहाँ पर जो है वो कह लें कि आफ्टर 20 ईयर्स वॉर ऑन टेरर इन अफगानिस्तान, फिर वो भी वापस हो गया यहाँ पर। अब फिर क्या हुआ कि यहाँ पर ईरान वाले मामले है कि भाई एक तरफ तो निगोशिएशन चल रहे हैं, सारा मैटर चल रहा है, दूसरी तरफ आप ये कर रहे हैं प्रेपरेशन। अब ट्रंप की जो है स्टेटमेंट सुने कि भाई अब तो जो है ना यहाँ पर वॉर खत्म हो जाएगी, बहुत जल्द खत्म हो जाएगी, यहाँ पर ऑयल की प्राइसेज भी कम हो जाएंगी। दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है कि भाई जो है ना वो कह ले कि अभी तक जो है ना वॉर खत्म नहीं होगी, यहाँ पर स्ट्राइक्स जारी रहेंगी जितनी देर तक यूएसए के ऑब्जेक्टिव्स हासिल नहीं हो जाते। अब ये चीज भी कही जा रही है, तो इसको क्या बोला जाता है यहाँ पर टैको मीन्स ट्रंप ऑलवेज चिकन आउट, तो ये चीज भी यहाँ पर कही जा रही है। तो अब देखें, हालांकि इंटरनली अगर देखा जाए डोमेस्टिकली तो कांग्रेस की तरफ से काफी जो है जो ऑपोजिशन पार्टी है डेमोक्रेटिक, वो काफी प्रेशर भी बिल्ड कर रही है कि बेसिकली जो है वो वॉर यहां पर नहीं होनी चाहिए। अब ग्रीगरी मिक्स क्या कहते हैं जो डेमोक्रेट्स है, वो कहते हैं कि भाई ये जो इमरजेंसी क्रिएट की गई है ये ट्रंप ने खुद की है, ठीक है। तो ये मार्च ऑफ फुली ये है हमाकत का सफर के, ये चीज नजर आ रही है फर्स्ट पॉइंट में, है ना। तो सेकंड में क्या है भी देखना पड़ेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब सेकंड में ये था कि जब ऑल्टरनेटिव मौजूद है, चीजें चल रही हैं, लेकिन फिर भी उसके ऊपर काम नहीं किया जा रहा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, एक तरफ तो यहां पर यूएसए जो है और ईरान के दरमियान में टॉक्स और निगोशिएशंस चल रही हैं, और मीडिएटर रोल प्ले कौन कर रहा है यहां पर बीच में? ओमान कर रहा है, मस्कत कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि भाई सस्टेन्ड प्रोग्रेस, मामला सॉर्ट आउट होने की तरफ जा रहे हैं जेनेवा के अंदर, टॉक्स के अंदर। जब ऑल्टरनेटिव आपके चल रहे हैं, निगोशिएशंस चल रहे हैं, टॉक्स चल रही हैं, तो फिर यहां पर डिसीजन लेने की क्या जरूरत है कि भाई अटैक कर दिया जाए, मामले को बढ़ा दिया जाए, जब हालांकि यहां पर ईरान इस बात पर एग्री हो गया था कि ये कहा जाता है कि वो अपने जो है वो कल न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार था। बहुत सारी चीजें ऐसे सामने थी, ठीक है। ये भी कहा, कुछ सैंक्शन रिलीफ की भी बात की गई, भी सैंक्शन रिलीफ की बात करेंगे, लेकिन वो जो यहाँ पर कह लें कि जो टॉक्स हुई हैं उनके जो इंटरनल कोई जो भी डिस्कशन थे, जो डिमांड थी, वो सामने नहीं लाई गई, है ना, सामने नहीं लाई गई। लेकिन जो कहा यह जा रहा था, जो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मीडिया जो चीजें कही जाए कि ये हो सकती हैं, ऐसा हो सकता है, तो वो चीजें थी। तो एक एक पॉइंट जो होना चाहिए वो जो है वो सामने आता हुआ नजर नहीं आया। तो अब बाद में आएंगे जिस तरह चीजें खुलेंगी, तो ठीक है। तो अब क्या हुआ कि दूसरी तरफ इन्होंने अटैक है, ये सबसे बड़ी हमाकत सेकंड। थर्ड हमाकत क्या थी यहां पर? वो ये थी कि जब यहां पर अभी जो है वो कह ले के पार्लियामेंट के अंदर क्या हुआ यहां पर
कि रेजोल्यूशन पेश की गई कि प्रेसिडेंट के पास इख्तियार नहीं है अकॉर्डिंग टू यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 1 कि वो डिसीजन ले सके किसी स्टेट के अगेंस्ट वॉर का। तो फिर क्या हुआ, वो रेजोल्यूशन 212 जो है डेमोक्रेटिक वोट मिले और 219 जो है रिपब्लिकन, फिर भी जो है रेजोल्यूशन को यहां पर रिजेक्ट कर दिया गया। अब दूसरी तरफ यहां पर हमें देखने को मिल रहा है यहां पर कि ग्रेगरी मिक्स क्या कहते हैं, अभी जैसे बताया कि यहां पर ग्रेगरी मिक्स कहते हैं कि ये जो है वो कह ले कि अमेरिका इस वॉर के लिए जो है वो रेडी नहीं था, फिर भी इसको वॉर के अंदर जो है वो धकेल दिया गया ट्रंप की तरफ से। ठीक है, इमरजेंसी जो है वो खुद इन्होंने क्रिएट की है, तो प्रेशर यहां पर बिल्ड किया गया कि यहां पर ईरान के अगेंस्ट जो है वॉर नहीं लड़नी चाहिए। तो वो बेसिकली ये था कि कांग्रेस जो डिसीजन मेकिंग थी वो कांग्रेस में अंदर होनी चाहिए थी कि भाई कांग्रेस जो है यहाँ पर डिसाइड करेगी, डिबेट होगी, पार्लियामेंट्री डिबेट होगी कि किस कंट्री के अगेंस्ट वॉर लड़नी है या नहीं लड़नी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक अमाकत और के पूरा जो डिसीजन मेकिंग थी, जो पूरी पॉलिसी वो ट्रंप की, यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये सारी डिसीजन मेकिंग ट्रंप की थी, तो ट्रंप ने जो है ये वॉर स्टार्ट की और सारी चीजें, तो अब जो है यहाँ पर वो जो है वो कह ले के मुंह के भी खानी पड़ रही है। तो अब वही चीज है कि हमाकत की जो 3 चीजें यहाँ पर बताई गई हैं, वही बात आ गई ना द मार्च ऑफ फुली, कि आपके फैसले और आपकी पॉलिसी जो है वो जारी रहती है, हालांकि पता है कि वो अकल और मफाद के खिलाफ है, फिर भी वो जारी रहती है। तो अब ये पॉइंट्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं सारे, जो है हम इकोनॉमिक फॉल आउट हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर रहे हैं। अभी भी गल्फ स्टेट्स का जो स्ट्रक्चरल वल्नरेबिलिटीज हमें देखने को मिली, जिस तरह ईरान ने यहाँ पर अटैक्स किए गल्फ स्टेट्स के ऊपर यूएसए मिलिट्री बेस, तो ये सारी चीजें जो पॉइंट्स थे हमारे इसके अंदर हमने डिस्कस कर लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, एक कह ले कि हमें देखने को मिल रहा है कि यूएसए को जो है यहाँ पर ट्रंप को जो है अपनी कह लें कि पॉलिसीज को चेंज करना चाहिए, वॉर को जो है यहाँ पर डी एस्केलेट करना चाहिए। ये यूएसए के लिए अपने लिए भी बहुत ज्यादा यहाँ पर बेस्ट है, और बाकी जो अगर बोला जाए रीजनल और ग्लोबल सिक्योरिटी एंड पीस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर अगर आईआर के अंदर क्वेश्चन आ जाता है यूएसए को क्या करना चाहिए, तो भाई यूएसए को करना चाहिए इस वॉर से हटना चाहिए, ये वॉर नहीं, या इसके लिए नहीं थी कि यहाँ पर ईरान के अंदर वॉर स्टार्ट की जाती। तो अब प्रेशराइज कहां से भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर इजराइल की तरफ से भी किया गया। अब ये भी सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब हमारे पास है यहाँ पर नेक्स्ट जो न्यूज आर्टिकल हमारे पास रहेगा, ईरान वांट्स अदर नेशनल टू स्टे अवे एज यूएस लुक्स टू एक्सपैंड वॉर एंड माउंटिंग इंटरनेशनल प्रेशर। देखा जाए तो इंटरनेशनल कॉल फॉर सपोर्ट, यहाँ पर ट्रंप ने क्या किया है कि चाइना को भी बोला भी आप भी आ जाओ, फ्रांस, जापान, साउथ कोरिया और यूके। देखें एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूं कि हमारा पर्पस इधर आपको न्यूज देना या चीजें नहीं है, हमारा पर्पस है एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करना। डिस्क्लेमर दे रहा हूं, यहाँ पर न्यूज देना नहीं है। ये जो भी हम यहाँ पर स्टेटमेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं, ये आपने नोट्स मेकिंग करनी है, ताकि हम अपने एग्जाम के अंदर ये चीजें जो है वो लिख सके। अपने जो है वो ओपिनियन दे रहे हैं तो वो नीचे आप एग्जाम्पल या एज ए रेफरेंस कोट करने के लिए ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, उनको आप लाजमी नोट डाउन किया करें। ठीक है, तो अब ये कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप क्या करेगा, दूसरे चाइना को भी बोला, फ्रांस को भी आप भी आओ, यहाँ पर जहाज लेकर आओ, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मस जो है यहाँ पर क्लोज कर दी गई है, जिसकी वजह से ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन जो है यहाँ पर डिसरप्ट हो चुकी है। एक चीज तो ये है। उसके बाद अलाइड रिस्पॉन्स अगर देखा जाए यूके, जो अगर देखा जाए केयर स्टारमर तो ऑलरेडी यहाँ पर कह रहे कि भाई हम तो यहाँ पर वो कह ले के अपने अलाय के साथ स्टैंड कर रहे हैं। यहाँ पर हालांकि दूसरे यूरोपियन कंट्रीज को हम रिसेंटली प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि उनका क्या स्टांस है। तो यूके भी जो है वो यहाँ पर सामने आता हुआ नजर आ रहा है, साउथ कोरिया भी जो है यहाँ पर हामी भरता हुआ नजर आ रहा है, तो ये चीज भी है। उसके बाद ईरान डिफाइंड अगर स्टांस की बात की जाए तो जो फॉरेन मिनिस्टर हैं राक्षी, वो कहते हैं कि यहाँ पर रिजेक्टेड टॉक्स विद यूएसए, वो कहा कि हम जो है बिल्कुल भी जो है वो कह ले के यूएसए के साथ टॉक्स नहीं करेंगे, दोबारा हम जो है वो मार नहीं खाना चाहते। उनका कहने का मतलब है ये है कि जो अभी जो हमाकत पहली हमने डिस्कस की थी सेकंड, कि एक तरफ तो ऑल्टरनेटिव चल रहे हैं कि निगोशिएशन चल रहे हैं, टॉक्स चल रहे हैं, तो अब ईरान ने कहा भाई उस वक्त तो यहाँ पर टॉक्स चल रही थी, यहाँ पर निगोशिएशन चल रहे थे, और ये दूसरी तरफ हमें क्या पता था कि भाई ये तो हमारे ही वो टारगेट्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये चीज़ है। तो बाद में जो वो टारगेट्स भी किए गए यूएस और इजराइल की तरफ से, तो ये चीज़ भी है। तो ईरानियन अभी यहाँ पर देखा जाए तो अब्बास रागची ने कहा है कि भाई हम जो है यूएसए के साथ अभी टॉक्स करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं, क्योंकि हमें पहले भी जो है वो नताइज भुगतना पड़े हैं। तो अब ये भी कहा जा रहा है कि ऑफिशियली वार्न्ड अगेंस्ट 9/11
स्टाइल इंसिडेंट बीइंग ब्लेम्ड ऑन ईरान। ये भी कहा जा सकता है कि अब जो 9/11 स्टाइल वाला जो कोई इंसिडेंट हो सकता है या इस तरह की कोई चीज भी जो है वो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ब्लेम गेम भी देखने को मिल सकती है। तो ये चीज यहाँ पर है। तो अब देखा जाए तो ईरान भी भाई यहाँ पर कह रहा है कि भाई हम अब जो है वो टॉक्स के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि उसको पहले भी यहाँ पर जो है वो सारी चीजें सामने है। उनके इकोनॉमिक टर्बुलेंस आपके सामने ही है कि 40% जो है यहाँ पर ऑयल की प्राइसेस बढ़ते हुए नजर आई। और उसके बाद अगर देखा जाए एटलीस्ट 10 ऑयल टैंकर्स रिपोर्टिंग अटैक्स, ठीक है, ये भी अटैक्स किए गए। तो अगर देखा जाए तो यूरोप कंट्रीज के अंदर जो वो 50% यहाँ पर गैस की प्राइसेस यहाँ पर एस्केलेट हुई। पाकिस्तान देख लें 55 रुपीज़ यहाँ पर इनकम, क्योंकि अरेबियन सी है जहाँ पर पाकिस्तान अपनी ट्रेड करता है गल्फ स्टेट्स के साथ, लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज यहाँ पर क्लोज हो चुकी। तो अब देखा जाए तो ईरान की तरफ से यही अभी आ रहा है कि हम जो है वो टॉक्स के लिए रेडी नहीं। तो अब ये वो स्टेटमेंट है जो आपने नोट डाउन करने। आप न्यूज ऑलरेडी सुन रहे हैं, सारी चीजें आप सुन रहे हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है जो हमारे मेन एग्जाम के लिए लिखने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर एक बार फिर जो है इस्लामोफोबिया एस्केलेट होता हुआ नजर आया, जो पहले कभी हमें नजर आता था न्यूजीलैंड के अंदर, फिर हमें यहाँ पर फ्रांस के अंदर, फिर ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वहां पर भी हमने यहाँ पर केस स्टडी डिस्कस किया जब यहाँ पर जो है इस्लामोफोबिया के ऊपर जो टॉपिक के ऊपर प्रिपरेशन भी करवाई जाती थी, तैयार भी करवाया जाता कि भाई इसको तैयार कर लेगी, एग्जाम पॉइंट से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब फिर जो है इस्लामोफोबिया यहाँ पर एस्केलेट होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर देखेंगे कि पाकिस्तान इंटरनेशनल स्टांस क्या है। फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार अर्ज्ड द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू एड्रेस इस्लामोफोबिया। अब यहाँ पर आप कमेंट के अंदर बताएंगे कि इस्लामोफोबिया डे कब मनाया जाता है और ये किसकी वजह से मनाया जाता है, ये आप कमेंट में लाजमी बताएंगे। हाईलाइटिंग पाकिस्तान रोल विद OIC मेंबर्स एंड UN in developing structured framework to combat anti-Muslim bigotry and particularly the context of the Middle East conflict। अब जब से यहाँ पर मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है, एक तो तरफ तो ये भी कहा जा रहा है कि ज़ायनिज़्म है, इजराइल देखने को मिल रहा है, तो अब यहाँ पर आइडियोलॉजिकल वॉर इसको कहा जा रहा है, सिविलाइजेशनल वॉर इसको कहा जा रहा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एक्सपर्ट, इंटरनेशनल मीडिया, ठीक है, हुकाबी की आप स्टेटमेंट यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। उसके बाद यहाँ पर क्या प्रॉब्लमैटिक ओपिनियन फ्रॉम द रिपब्लिकन लॉ मेकर, सेवरल रिपब्लिकन मेंबर्स आर कांग्रेस हैव फेस्ड क्रिटिसिज्म फ्रॉम ओवल्टी इस्लामोफोबिक मैसेजेस। सेनेटर टॉमी ट्यूबरवाल ने क्या कहा है, टारगेटिंग न्यू यहाँ पर यॉर्क जो मेयर नजर आता है जोहरान ममदानी, लिंकिंग हिम टू 9/11 इमेजरी। तो ये चीजें भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है कि इस्लामोफोबिया जो यहाँ पर जो एस्केलेट होता हुआ नजर आया, वो बेसिकली ये कहा जा रहा है कि 9/11 के बाद जो एस्केलेट होता हुआ नजर आया जीनोफोबिया। तो अब आपको पता है कि अगर राइट विंग की बात की जाए पार्टी की, तो भाई वो तो कह लें कि इमिग्रेशन के ऊपर उनकी जो पॉलिसी होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नजर आती है। तो लास्ट टाइम आपको पता है कितने कंट्रीज के ऊपर इन्होंने दोबारा रिव्यू लिया था, जो बाइडेन के दौर में जो है यहाँ पर जो है वो कंट्रीज का इमिग्रेशन आपको पता ही है, कोई लेफ्ट विंग वाले हैं तो थोड़ा ओपन लिया, तो उन्होंने यहाँ पर जो है वो सबको बुला लेने कर लिया ना। लेकिन यहाँ पर इमिग्रेशन वगैरह के ऊपर कहने का मतलब ये इतनी स्ट्रिक्टनेस नजर नहीं आई, लेकिन ये राइट विंग वाले को इमिग्रेशन के ऊपर काफी इनकी स्ट्रिक्टनेस है। तो देखा जाए तो जीनोफोबिया वाला वही मैटर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर एक तो यहाँ पर टॉमी ट्यूबरवेल की जो यहाँ पर स्टेटमेंट है सेनेटर, और दूसरा यहाँ पर कॉल फॉर मोर इस्लामोफोबिया। ये बेसिकली कहा जा रहा है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू रिप्रेजेंटेटिव रैंडी फाइन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कंट्रोवर्शियली पोस्टेड वी नीड, यहाँ पर उन्होंने पोस्ट किया यहाँ पर वी नीड मोर इस्लामोफोबिया नॉट लेस। वो कहते हैं हम और ज्यादा इस्लामोफोबिया चाहते हैं, जो बेसिकली यहाँ पर कम ना हो बल्कि क्या हो, ज्यादा हो। फेयर ऑफ इस्लाम इज रैशनल, ये भी कहा है, रिफ्लेक्टिंग अ कंसर्निंग रेटोरिक ओपनली कॉलिंग फॉर इंक्रीज रिलीजियस प्रेजुडिस। तो अब ये भी बेसिकली यहाँ पर बात की जा रही। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये आप लाजमी नोट डाउन करेंगे। सेकंड जो स्टेटमेंट है इमिग्रेशन को लेकर नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट, यहां पर जो राइट विंग की तरफ से कहा गया रिपब्लिकन की तरफ से कि भाई जो रिप्रेजेंटेटिव है एंडी ऑगलेस क्या कहते हैं कि नो कंट्री वाज फ्रीयर एंड सेफर बिकॉज मुस्लिम्स मूव्ड देयर। तो कोई भी कंट्री कहते हैं यहाँ पर वो सेफ नहीं है जहां पर यहाँ पर कोई भी अगर कह ले कि यहाँ पर वो मुस्लिम स्टेट्स की तरफ से कोई यहाँ पर आया है। तो देखें यहाँ पर ये स्टेटमेंट है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट जो देखने को मिल रहा है यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पर डिस्क्राइबिंग इमिग्रेशन एज ए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट एंड क्लेमिंग मुस्लिम डू नॉट बिलोंग इन अमेरिकन सोसाइटी, ये भी चीज देखने को मिल रही है, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है कॉल्स फॉर इमिग्रेशन बैन
रिप्रेजेंटेटिव ब्रैंडन गिल क्या कहते हैं, ब्रैंडन गिल कहते हैं ऑल्सो कॉल्ड फॉर नो मोर मुस्लिम्स इमिग्रेटिंग टू अमेरिका। तो यहाँ पर कोई भी जो है वो कह लें कि अमेरिका नहीं आना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट है इलिस्ट्रेटिंग द गवर्निंग वेव ऑफ द एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट्स अमंग सम लॉ मेकर्स लार्जली यहाँ पर देखना अनसेंसर्ड बाय देयर पार्टी गवर्नमेंट। तो देखें यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है, 4 हमने यहाँ पर स्टेटमेंट्स को डिस्कस किया जो इंपॉर्टेंट है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो स्टांस है, हमें प्राइम जो हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी है, फॉरेन मिनिस्टर भी है इसाक डार साहब, उन्होंने यही कहा कि यहाँ पर इंटरनेशनल कम्युनिटी को जो है एक पेज के ऊपर आना चाहिए। स्पेशली जो बात की गई है हमें जो है वो ओआईसी की बात हमें ये देखने को मिली कि उनको चाहिए कि जितना भी एंटी मुस्लिम जो है यहाँ पर सेंटिमेंट हमें देखने को मिले उसको यहाँ पर कर्टेल करना पड़ेगा। ये चीज़ बेसिकली यहाँ पर कही जाए तो अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की तरफ से यही है कि बेसिकली पूरा जो है वो कह ले का एक इंटरनेशनल स्टांस हमें देखने को मिल रहा है कि ये जो बेसिकली जो हेट अगेंस्ट मुस्लिम ये जो फैलाया जा रहा है इसको कम करना पड़ेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इंपोर्टेंट जो रहने वाले यहाँ पर यूएसए और चाइना की समिट होने जा रही है यहाँ पर दोनों प्रेसिडेंट्स की। अब यहाँ पर जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप जो है एंड ऑफ मार्च जो है वो कह लें कि विजिट करेंगे चाइना का, लेकिन उससे पहले जो यहाँ पर मुलाकातें हुई उसको डिस्कस करेंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ये आपने लाजमी नोट डाउन कर लेना कि इनके दरमियान में जो हमें दोनों के दरमियान में जो मुलाकात है या समिट है इससे क्या यहाँ पर इनके एजेंडा क्या थे, क्या चैलेंजेस थे, ये आप लाजमी ऐड करेंगे यहाँ पर। इकोनॉमिक फॉल आउट वाज कैटास्ट्रॉफिकली मिसकैलकुलेटेड, ये भी चीज़ है। लेकिन हाई लेवल अगर मीटिंग की बात की जाए ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को यहाँ पर ऐड करते हैं कि यूएसए ट्रेजरी सेक्रेटरी जो है स्कॉट बेसेंट, एक तरफ स्कॉट बेसेंट हमें नजर आता है यूएसए के सेक्रेटरी ट्रेजरी सेक्रेटरी, और दूसरी तरफ चाइना वाइस प्रीमियर जो नायब वजीर आजम है ही लाइफेंग, उसके दरमियान में क्या होता है यहाँ पर पेरिस के अंदर बेसिकली दोनों के दरमियान में जो है वो टॉक्स होती हैं यहाँ पर। तो वो क्या क्या कहा जाता है कि टू रिजॉल्व ट्रेड डिस्प्यूट एंड प्रिपेयर फॉर अपकमिंग समिट बिटवीन प्रेसिडेंट ट्रंप शी जिनपिंग एंड ऑफ द मार्च। एंड ऑफ मार्च हमें देखने को मिल रही है कि इनके दोनों के दरमियान में हो रही। सबसे पहले तो यहाँ पर पेरिस के अंदर जो है वो कह लें कि वाइस प्रीमियर जो नायब वजीर आजम है चाइना के और यहाँ पर जो सेक्रेटरी हैं यूएसए के ट्रेजरी के, उन दोनों के स्कॉट बेसेंट, इनके दरमियान में यहाँ पर मुलाकात हुई है ताकि रास्ता हमवार किया जाए जो अभी ट्रंप चाइना के अंदर विजिट करने वाले। एजेंडास क्या है, सबसे पहले की इश्यूज की बात की जाए इंक्लूड्स यूएसए टैरिफ्स, रेयर अर्थ मिनरल्स, हाई टेक एक्सपोर्ट कंट्रोल्स, agriculture purchases. However, Washington's focus on the war with Iran limited prospects for significant trade breakthrough. तो अब अगर देखा जाए तो चाइना की तरफ से तो ये आ रहा कि भाई जो यूएसए की तरफ से जो टैरिफ बढ़ाए जा रहे हैं उसको कम करना पड़ेगा, एग्रीकल्चर परचेजेस हैं, हाई टेक एक्सपोर्ट कंट्रोल्स हैं। जिस तरह पर देखा जाए तो चाइना का सबसे ज़्यादा देखा जाए तो इंपोर्ट जो करता है जो चिप है, सेमीकंडक्टर्स हैं, तो अगर सिलिकॉन है ये कहाँ से कर रहा है, ताइवान से। इसलिए तो बोल रहा है भाई चाइना वन चाइना पॉलिसी के अकॉर्डिंग ताइवान जो है उसका प्रोविंस है, तो ये इसीलिए तो बेसिकली कहा जाता है। तो यूएसए बेसिकली अगर देखा जाए तो अब एक्सपोर्ट करता है चाइना को जो है वो कह लें कि जो चिप है वो सबसे ज्यादा। तो अब एक देखने को मिल रही है कि चिप एक न्यू ऑयल हमें यहाँ पर एक स्ट्रेटेजिक टूल आप कह सकते हैं यूज होता हुआ नजर आता है, बेसिकली ये बात की जा रही है वहां पर। तो अब ये चीजें भी है। ईरान शेडो ऑन ट्रेड अगर देखा जाए तो यहाँ पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर डिस्कशन हो सकती है कि ये क्लोज की गई और इस तरह ग्लोबल ऑयल सप्लाई यहाँ पर डिसरप्ट हुई जिसकी वजह से यहाँ पर प्राइसेस बढ़ी है। न्यू ट्रेड इरिटेंट्स की बात की जाए तो यूएसए इंट्रोड्यूस न्यू सेक्शंस। जो यहाँ पर इरिटेंट्स की बात की जाए तो अभी आपको पता है कि यहाँ पर अभी हमने रिसेंटली जो ट्रेड एक्ट 1974 यूएसए की तरफ से इंट्रोड्यूस करवाया गया और उसका पर्पस ये था कि ऑलमोस्ट 60 कंट्रीज है, तो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करना थी कि कौन से कंट्री ने ज़्यादा टैरिफ्स लगाए हुए हैं, कौन ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, कौन यहाँ पर जो है वो ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर पाकिस्तान को भी नाम दिया गया, हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो सेक्शन 301 है तो इन्वेस्टिगेशन टारगेट, तो चाइना भी उसके अंदर इंक्लूड है। तो एक चीज़ यहाँ पर ये भी देखने को मिल रही है, ये कुछ चैलेंजेस भी थे, कुछ इश्यूज भी थे जो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। अब बात करेंगे यहाँ पर बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पर कि जो 15th 5 ईयर प्लान है चाइना का वो इंट्रोड्यूस करवाने चाह रहा है। लेकिन यहाँ पर चाइना ने बेसिकली क्या किया, यहाँ पर लेसन्स फ्रॉम डेवलपिंग इकोनॉमीज,
इन्होंने क्या किया कि जो डेवलपिंग नेशंस है जैसे पाकिस्तान से और इंडिया से और यहाँ पर जितने भी दूसरे एशिया के अंदर कंट्रीज है, उनसे सबक हासिल किया कि हम जो है इनको सबसे ज्यादा इन कंट्रीज को डेवलपिंग नेशन है, इनको इंटरनली चैलेंजेस का सामना है, इसीलिए जो है ये तरक्की नहीं कर पा रहे, एक्सटर्नल चैलेंजेस को फेस नहीं कर पा रहे ना, बड़ी मुश्किल हो रही है उनको फेस करने में। तो इन्होंने क्या किया कि पॉलिसी में ये रखा कि सबसे पहले इंटरनली स्ट्रांग होना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब हमारे पास यहाँ पर 5 पॉइंट्स है, इनको एंड कर देंगे, इनको 1 बाय 1 जो है डिकोड करते हैं, ताकि आपको अगर देखा जाए चाइनाज इवॉल्विंग इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज है, तो अब 5 पॉइंट है, ये देख लेते हैं। सबसे पहले जो पॉइंट रहने वाला है रेजिलियंस एंड ग्लोबल हेडविंड्स, जो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है हेडविंड्स, उसके बाद जो रुकावटें हैं बेसिकली उसकी बात की जा रही है। सेकंड, शिफ्ट टू सस्टेनेबल ग्रोथ की बात करेंगे, यहाँ पर इतनी चैलेंजेस होने के बावजूद भी जो है यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रही है, 5% ग्रोथ देखने को मिल रही है। स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज फॉर 2026 टू 2030, जो यहाँ पर 5 ईयर प्लान जो इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, उसके अंदर बेसिकली क्या एजेंडास है वो भी डिस्कस करेंगे। और 4th नंबर पर है बूस्टिंग डोमेस्टिक कंजप्शन एंड टेक सेल्फ रिलायंस। अब टेक में वही बात कर रहे थे ना, हमने चिप की बात की, अभी एआई की बात की, उसके बाद सिलिकॉन एंड सेमीकंडक्टर्स। अब चाइना यहाँ पर जो है वो चिप इतनी नहीं बनाता, अगर देखा जाए तो 5th या 6th नंबर पर आता है, लेकिन दुनिया के अंदर कोई चिप 1st नंबर पर बना रहा है तो वो आपका यहाँ पर ताइवान बना रहा है, उसके बाद TSMC कंपनी और उसके बाद नवेडिया कंपनी यूएसए की। तो इसको अभी डिस्कस करेंगे। लॉन्ग टर्म विजन की बात करेंगे यहाँ पर चाइना किस तरह जो है लेकर चलना चाह रहा है। लेकिन यहाँ पर चाइना की पॉलिसी की अगर बात की जाए ना, फॉरेन पॉलिसी की, तो वो है जियो इकोनॉमिक फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। अब जियो इकोनॉमिक इसलिए कि BRI प्रोजेक्ट आपके सामने जो 150 कंट्रीज को आपस में कनेक्ट करता है, इसका पर्पज एक है कि रीजनल यहाँ पर कनेक्टिविटी हो, और रीजनल कनेक्टिविटी होगी तो सबसे ज्यादा यहाँ पर किसको फायदा होगा, चाइना को फायदा होगा। चाइना की प्रोडक्शन की भरमार है पीछे से, उसको पता है जो ही उसको सिर्फ मार्केट्स में जगह चाहिए, बाकी फिर देखना है इसकी प्रोडक्शन की भरमार। तो अब यह है कि जितनी देर तक आप जो है वो कह ले के अपनी प्रोडक्शंस को नहीं बढ़ाएंगे, आगे आप जितनी मर्जी रास्ते हमार कर लें, वो दूसरा कंट्री आपसे फायदा उठा सकता है, आप नहीं उठा सकते उससे। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बैकअप होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए ग्लोबल हेडविंड्स की बात की जाए तो यूएसए टैरिफ्स इनको देखना पड़ेगा। यहाँ पर वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑलरेडी चल रहे हैं, यूएसए यूक्रेन का मसला चल रहा है, मिडिल ईस्ट के अंदर वॉर हमें देखने को मिल रही है। प्रीवियस ईयर में अगर देखा जाए तो इनके दरमियान में ट्रेड वॉर भी देखने को मिली यूएसए और चाइना के दरमियान में। उसके बावजूद भी चाइना का अगर देखा जाए 5 ईयर्स में 5.3% जो है हमें यहाँ पर जीडीपी ग्रोथ देखने को मिला। उसके बाद है शिफ्ट टू सस्टेनेबल ग्रोथ की अगर बात की जाए तो बीजिंग कट इट्स 2026 ग्रोथ टारगेट टू 4.5 to 5% हमें देखने को मिल रहा है, इतना कम हुआ है यहाँ पर, लेकिन फिर भी लोएस्ट सिंस 1991, ठीक है। उसके बाद है सिग्निफाइंग शिफ्ट टुवर्ड्स स्लोअर हाई क्वालिटी ग्रोथ, द फोकस इज ऑन इनोवेशन स्ट्रक्चर रिफॉर्म। 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है, यही बात यहां पर पाकिस्तान के अंदर देखा जाए तो इंटरनली हमारे जो एक्सपर्ट है, जितने एक्सपर्ट है, इशरत हुसैन साहब है, मलिया लोधी साहब है, नदीमुल हक साहब है, यहाँ पर इकोनॉमिस्ट राणा साहब है, जितने वो कहते हैं कि यहाँ पर जो है ना स्ट्रक्चरल रिफॉर्म होने चाहिए। क्या होने चाहिए यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म होने चाहिए, फिर देन जो है यहाँ पर बेहतरी आ सकती है। तो ये चीज भी ये फोकस कर रहा है चाइना। देखे चाइना देखे दूसरे कंट्री से कैसे सबक हासिल कर रहा है, ठीक है। स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज की बात की जाए तो 2 सेशंस की बात आउटलाइन इंडस्ट्रियल मॉडर्नाइजेशन, सबसे पहला जो एजेंडा रहेगा वो इंडस्ट्रियल मॉडर्नाइजेशन की बात की जा रही है। उसके बाद इनोवेशन ड्राइवन ग्रोथ की बात की जा रही है, रेजिलिएंट सप्लाई चेन है एंड हायर प्रोडक्टिविटी। उसने कहा कि प्रोडक्शन को और बढ़ाओ ताकि आगे मार्केट्स में जगह, जैसे ही हमें जगह मिले हमारी प्रोडक्शन वहां पर छा जाए, तो यहां पर प्रोडक्शन के ऊपर है। उसके बाद पॉलिसी मेकर्स रिकॉग्नाइज द एक्यूट इम्बैलेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल सप्लाई एंड वीक डिमांड, तो ये भी यहां पर चीज डिस्कस की गई। अब बात करेंगे डोमेस्टिक कंजप्शन एंड टैक्स सेल्फ रिलायंस की। मैंने अभी बात की थी यहां पर कि दुनिया के अंदर अगर देखा जाए TSMC कंपनी कोई एडवांस्ड किस्म की अगर कोई चिप बनाता है तो वो ताइवान बनाता है। तो चाइना क्यों यहां पर उसके लिए मार रहा है कि भाई चाइना जो है कह रहा है कि वन चाइना पॉलिसी के अकॉर्डिंग ताइवान हमारा है, और दूसरी तरफ जो है यूएसए ताइवान को सपोर्ट करता है कि कहीं ये कंट्रोल ना कर ले। कंट्रोल करेगा तो यूएसए को डर है कि कहीं चाइना खुद चिप्स ना बनाना शुरू कर दे, यहाँ पर चिप जितने भी है। और भाई आलूओं वाली चिप्स की बात नहीं कर रहा हूं, वो दूसरी चिप की बात कर रहा हूं जो सिलिकॉन से बनती है, सेमीकंडक्टर से, ठीक है। तो अब वो ना बनाना शुरू कर दे, तो वो यहां पर अगर देखा जाए तो
यूएसए का जो हमें कंपनी नजर आता है नवेडिया, नवेडिया कंपनी अगर देखा जाए तो दुनिया का अगर सेकंड आप कह सकते हैं यहां पर, वो क्या करता है यूएसए फिर किसको एक्सपोर्ट करता है यहां पर, वो चाइना को करता है। और ताइवान किसको जो है एक्सपोर्ट करता है, वो यूएसए को करता है। तो अब वो ये घूम फिर के फिर जो है वो चाइना के अंदर, अब यूएसए को डायरेक्ट कहीं ये बनाना नहीं शुरू कर दे। तो अब इनके 5 ईयर के जो प्लान के अंदर बात की जा रही है, वो कह रहे हैं कि हम जो है वो टेक सेल्फ रिलायंस के ऊपर काम करेंगे। लॉन्ग टर्म विजन की बात की, ये तो ऑलरेडी इनका लॉन्ग टर्म विजन ही रहता है, यहाँ पर 2035 तक की बात की जा रही है। तो देखिए अब जो है ना यहाँ पर चाइना का एक ही है कि भाई इंटरनली स्ट्रांग होना है, इंटरनली जो वीकनेसेस हैं उनके ऊपर काम करना है, दैट्स इट। ये चीज बेसिकली के ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप ये नोट डाउन कर सकते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर यूएनओ के अंदर जो है, अभी हमें यहाँ पर यूएनओ कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन ये देखने को मिला, इसका 70 हमें यहाँ पर सेशन देखने को मिला, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो स्टेटमेंट कही गई है वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। मलाला यूसुफजई साहबा ने यहाँ पर क्या कहा है, उसके बाद जो है यहाँ पर आसिफा भुट्टो जरदारी के बिहाफ पर जो सेनेटर हैं बुशरा अंजम, इन्होंने यहां पर क्या कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 पॉइंट्स है। सबसे पहले पार्लियामेंटरी कॉल फॉर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, उसके बाद है सेकंड पाकिस्तान प्रोग्रेसिव लीगल फ्रेमवर्क, थर्ड नंबर पर है मलालाज जेंडर अपार्थाइड वार्निंग, ये अफगानिस्तान का केस रहेगा। फोर्थ नंबर पर है यूएनओ वुमेन्स कॉल फॉर पॉलिटिकल करेज, ये भी यहां पर रहेगा। तो 4 पॉइंट रहेंगे, इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। सबसे पहले बार कहा जा रहा है कि बुशरा अंजम साहबा ने यह कहा, जो सेनेटर है उन्होंने भी कहा है कि जो है वो कह लेके एम्फेसाइज दैट है ट्रू एक्सेस टू जस्टिस फॉर वुमेन डिमांड्स इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स होने चाहिए, सेकंड रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, फोर्थ नंबर पर डिसमेंटलिंग ऑफ स्ट्रक्चर बैरियर्स एट, अगर देखा जाए तो कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन 70 जो बैरियर्स है उनको भी खत्म किया जाना चाहिए। तो ये यहाँ पर जो है वो कह ले के जो सेशन हुआ वहां पर चीजें डिस्कस की गई। तो 3 चीजें, इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स है, रिप्रेजेंटेशन है और स्ट्रक्चर बैरियर्स है, उनको यहाँ पर खत्म करना पड़ेगा। पाकिस्तान से ने यहाँ पर क्या रोल प्ले किया है, नो डाउट पाकिस्तान ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। अभी चाइल्ड मैरिज एक्ट भी पास किया गया, पंजाब के अंदर भी पास हो चुका है, बलूचिस्तान के अंदर भी, इस्लामाबाद के अंदर भी। तो अब देखा जाए तो बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन वो भी खत्म होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब देखा जाए तो जॉब्स के अंदर भी जो वुमेन्स अपना रोल प्ले कर रही है, जब से यहाँ पर जो कल के ऑनलाइन काम शुरू हुआ तो वो भी यहाँ पर अपना रोल प्ले कर रही है। तो अब देखा जाए तो अगर लीगल फ्रेमवर्क की बात की जाए तो वो उन्होंने कहा है कि 480 स्पेशलाइज्ड जेंडर बेस्ड वायलेंस कोर्ट्स यहां पर बनाई गई हैं, ठीक है। उसके बाद है लीगल एड, यहां पर फैमिली कोर्ट्स भी हैं, और उसके बाद है ऑम्बड्स पर्सन भी यहां पर इंस्टीट्यूशंस भी नजर आते हैं, अलोंगसाइड सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर वुमेन, ये भी नजर आते हैं। अब अगर देखा जाए तो यहां पर 60 सीट्स हमें देखने को मिलती है वुमेन्स की, ये भी चीज है। तो ये सारी चीजें यहां पर डिस्कस की गई है। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स ही, ये चीजें जो डिस्कस कर सकते, आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब यहां पर जो मलाला यूसुफजई ने कहा है कि जेंडर अपार्थाइड अगर देखा जाए, जो डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रही है, अफगानिस्तान का केस डिसीजन, नोबेल लॉरिएट मलाला यूसुफजई कंडेम्ड द जेंडर अपार्थाइड इन अफगानिस्तान, असल्टिंग दैट ट्रू जस्टिस डज नॉट डिफेंड द ह्यूमैनिटी ऑफ द चिल्ड्रन। जो सही जस्टिस है वो ये नहीं है कि आप चिल्ड्रन को यहाँ पर डिफेंड करें उसको, बल्कि क्या है यहाँ पर इन वन प्लेस इग्नोर इट एंड अनदर, और दूसरी चीजों को यहाँ पर आप इग्नोर कर दें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो एजुकेशन के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं उनके बारे में वो बात करते हैं कि वो भी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, ये चीज है। उसके बाद है यहाँ पर सीमा बहोस जो मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यूएन वुमेन नजर आते हैं, कॉल्ड फॉर पॉलिटिकल करेज। इन्होंने कहा कि ये पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीमा बहूस ने जो यहाँ पर कहा है, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नजर आती हैं यूएन वुमेन की, तो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा है कि पॉलिटिकल करेज होनी चाहिए। तो अब देखें, अगर आपका जेंडर के रिलेटेड कोई भी टॉपिक आता है जहां पर आपको सजेशन दे रहे हैं, तो आपको अगर बात करते हैं कि पॉलिटिकल यहाँ पर पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, तो आप यहाँ पर ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, इनकी आप स्टेटमेंट लिख सकती हैं, है ना, सीमा बेहोस की, कि भाई इन्होंने ये कहा है कि पॉलिटिकल करेज होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होना चाहिए, वुमेन्स को यहाँ पर इंक्लूड करना चाहिए। तो ये चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे पास न्यूज आर्टिकल जो हमने ऐड किया। तो इसका जो है आपने लाजमी जो फैक्ट्स एंड फिगर्स जो स्टेटमेंट्स है वो आपने लाजमी नोट डाउन कर ली है कि बेसिकली ये जो 17 हमें यहाँ पर 70 सेशन देखने को मिला, इसके ऊपर क्या डिस्कशंस की गई हैं बेसिकली। तो अब बात करेंगे यहाँ पर वोकैब की। तो वोकैब के अंदर हम सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और इसके मीनिंग को यहाँ पर डेली बेसिस के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पर वर्ड रहने वाला है
कॉन्स्क्रिप्शन, कॉन्स्क्रिप्शन मीन्स क्या होता है, द कंपल्सरी इनलिस्टमेंट ऑफ पीपल इनटू मिलिट्री सर्विस बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की तरफ से क्या होता है, यहाँ पर फौज के अंदर जो भर्ती की जाती है उसको बोला जाता है। अब फौज के अंदर भर्ती क्यों की जाती है आपको भी पता है, हंगामी सूरत हाल हो सकती है या नेबर कंट्रीज के साथ जो हमारी जंग भी हो सकती है, जिस तरह इंडिया और पाकिस्तान की हो सकती है, जिस तरह यहाँ पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में। तो इसीलिए जो है गवर्नमेंट क्या करती है, फिर फौज के अंदर जो भर्ती करती है उसको बोला जाता है कॉन्स्क्रिप्शन। ठीक है, तो ड्राफ्ट है या इनलिस्टमेंट इसको बोला जाता है। सिमिलर मीनिंग है। एंटोनिम क्या बनेगा, ऑपोजिट मीनिंग इसका वॉलंटरी सर्विस या डिस्चार्ज को बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, स्पिल ओवर। स्पिल ओवर मीन्स क्या होता है, द स्प्रेड और एक्सटेंशन, फैल जाना, बढ़ जाना, ऑफ इफेक्ट्स, असरात का। ठीक है, असरात का क्या होता है, यहाँ पर फैल जाना। ठीक है, कोई इन्फ्लुएंस है, कोई यहाँ पर प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम का यहाँ पर क्या होता है, फैल जाना। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर यूएसए, इजराइल और ईरान के दरमियान में वॉर लगी हुई है, तो अब ये कह लें कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो इसके असरात जो है वो यहाँ पर रीजन के ऊपर तो पड़ रहे हैं, लेकिन ग्लोबल लेवल के ऊपर भी पड़ रहे हैं। ठीक है, तो असरात का दूर तक जो है फैल जाने को बोला जाता है यहाँ पर स्पिल ओवर। सिमिलर मीनिंग क्या बनेगा, ओवरफ्लो या स्प्रेड को बोला जाता है। उल्टा क्या बनेगा, ऑपोजिट मीनिंग एंटोनिम कंटेनमेंट या रेस्ट्रिक्शन आप इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, कॉन्ग्लोमरेट। कॉन्ग्लोमरेट मींस क्या होता है, अ लार्ज कॉर्पोरेशन मेड अप ऑफ सेवरल डिफरेंट कंपनीज। ठीक है, एक ही बहुत बड़ा ग्रुप होता है जिसके अंदर बहुत सारी कंपनीज मिलकर काम करती हैं। लेकिन कॉन्ग्लोमरेट का एक और मीनिंग भी होता है, एक्यूमुलेट भी आप बोल सकते हैं, असम्बल भी बोल सकते हैं, यहाँ पर जमा करना, एक जगह पर कलेक्ट करना। तो कॉन्ग्लोमरेट हमारे पास बेसिकली यहाँ पर एक वर्ब भी काम करता है। जैसे कॉर्पोरेशन है हमारे पास, इसका सिमिलर मीनिंग या एंटरप्राइजेस। उसके बाद उल्टा क्या बनेगा, ऑपोजिट मीनिंग इंडिविजुअल फर्म भी आप कह सकते हैं, स्मॉल बिजनेसेस भी आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस मींस क्या होता है, प्रोफेशनल जजमेंट और प्रेडिक्शन अबाउट द लाइकली आउटकम और फ्यूचर। क्या होता है बेसिकली, जो आप मुस्तकबिल के लिए जो पेशन गोई करने वाले को भी बोल सकते हैं पेशा अंदाज में। ठीक है, तो फोरकास्ट या प्रेडिक्शन को बोला जाता है पेशन गोई करने वाले को। ठीक है, तो उल्टा क्या बनेगा, अनसर्टेनिटी या डाउट को बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, वर्ड स्वे। स्वे मीन्स क्या होता है, पावर और इन्फ्लुएंस टू इफेक्ट डिसीजंस, एक्शंस, ओपिनियंस ऑफ अदर्स। तो ऐसा ताकत या असर जो क्या करे, दूसरों को फैसलों को जो है मुतासर करता है। अगर आपके पास ताकत है, आपका एक इन्फ्लुएंस है, तो आप क्या कर सकते हैं, दूसरों के फैसलों को आप मुतासर कर सकते हैं। ठीक है जी, उनको चेंज भी करवा सकते हैं। तो सिमिलर मीनिंग क्या बनेगा, इन्फ्लुएंस या कंट्रोल आप कह सकते हैं इसको। तो जिस तरह अब यूएसए के पास ताकत है भाई, पावर, तो वो कहता है कि भाई मेरी बात मानो। वेनेजुएला वाला केस आपके सामने ही है, क्या किया, अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और वहाँ पर जो भी उनका डिसीजन था भी हम नहीं मानेंगे, तो उनको मनवा लिया यहाँ पर ताकत की बुनियाद पर। तो उल्टा क्या बनेगा, यहाँ पर इंपॉर्टेंस भी आप कह सकते हैं या वीकनेस आप इसको कह सकते हैं। कंजेस्शन। कंजेस्शन मीन्स क्या होता है, अ स्टेट ऑफ ओवर क्राउडिंग और ब्लॉकेज। बेसिकली होता है कि भीड़ लग जाना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सिग्नल के ऊपर आप देख सकते हैं, जब सिग्नल बंद होता है तो बहुत सारी यहाँ पर भीड़ लग जाती है, तो उसको क्या बोला जाता है यहाँ पर, कंजेस्शन। तो इसका क्या बनेगा यहाँ पर, सिमिलर मीनिंग ओवर क्राउडिंग या ब्लॉकेज आप कह सकते हैं। और उल्टा क्या बनेगा, ऑपोजिट मीनिंग क्लियरेंस या ओपननेस। जो भीड़ होती है वो उसका खत्म हो जाना, यहाँ पर रास्ते खुल जाना। तो नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या बनेगा, एक्सट्रिकेशन। एक्सट्रिकेशन मीन्स क्या होता है यहाँ पर, द एक्ट ऑफ द फ्रीइंग समवन और समथिंग फ्रॉम डिफिकल्ट, डेंजरस या कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि मुश्किल सूरत हाल से निकालना। क्या होता है, मुश्किल सूरत हाल से निकालना। जब आपको मुश्किल सूरत हाल में फंस जाते हैं, कोई इश्यू आपको दरपेश आता है, तो क्या होता है, फिर आप कोई अगर आप उस कह लें कि निकल आते हैं या आपको कोई निकालता है, तो उसको क्या बोला जाता है, एक्सट्रिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सिमिलर मीनिंग क्या था, रिलीज या हम कह सकते हैं लिबरेशन, आज़ाद हो जाना किसी मुश्किल से। ठीक है, उल्टा क्या बनेगा यहाँ पर, इंट्रैम्पमेंट भी आप कह सकते हैं या कैप्चर हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप मींस क्या होता है यहाँ पर, द फर्स्ट और ओरिजिनल मॉडल ऑफ समथिंग। ठीक है, किसी चीज का जो इब्तदाई नमूना होता है उसको बोला जाता है, जो फर्स्ट कॉपी भी आप कह सकते हैं। बाकी उसके बाद फिर जो है यहाँ पर कॉपीज बनना शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले देखा जाए सिमिलर मीनिंग क्या है, मॉडल या सैंपल आप कह सकते हैं। फाइनल प्रोडक्ट या कॉपी इसका उल्टा बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, कैप्रिशियस। कैप्रिशियस मींस क्या होता है, गिवन टू सडन और अनप्रेडिक्टेबल चेंज इन माइंड, बिहेवियर, डिसीजन। अचानक से जो है वो फैसलों में आप कह सकते हैं, यहाँ पर रवैये में जो है एकदम से तब्दीली आ जाने को बोला जाता है कैप्रिशियस। फिकल भी इसको बोला जाता है। सिमिलर मीनिंग ये हमारा अनप्रेडिक्टेबल, जिसके वो कह लें कि अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता, एकदम से चेंजिंग आ जाती है।
तो इसका उल्टा क्या बनेगा यहाँ पर, स्टेबल, इस्तेकाम, एक जगह पर रुक जाना, कंसिस्टेंट, ठीक है, तो एक जगह पर ठहरे रहना। उसके बाद हमारे पास क्या रहेगा, नेक्स्ट वर्ड स्पंड। स्पंड मीन्स क्या होता है, रिजेक्टेड विद डिस्डेन या कंटेम्प्ट, ठीक है, नफरत की बिना पर क्या करना, किसी को रिजेक्ट कर देना, ठीक है, क्या करना, नफरत की बिना पर। जब आप किसी को साथ बहुत ज्यादा नफरत करते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पर उसको रिजेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल ले लें, ईरान अब जो है टॉक्स के लिए रेडी नहीं है, निगोशिएशंस के लिए यूएसए के साथ रेडी नहीं, वो कहता भैया अब हम बात नहीं मानेंगे, तो उसने रिजेक्ट कर दिया। ऑलरेडी जो है वो यूएसए काफी जो है नुकसान कर चुका, तो इसका सिमिलर मीनिंग क्या बनेगा, रिजेक्ट कर देना या स्कॉन कर देना। और उल्टा क्या बनेगा, ऑपोजिट मीनिंग एक्सेप्ट कर लेना या अम्ब्रेस लगा, अम्ब्रेस्ड मीन्स गले लगा लेना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, हॉकिश। हॉकिश मीन्स होता है फेवरिंग अग्रेसिव और मिलिट्री एक्शन, ठीक है, एकदम जारहाना या मिलिट्री जो है वो एक्शन को प्रमोट करना, ठीक है, तो इन पॉलिटिकल और इंटरनेशनल अफेयर्स। तो अब जिस तरह यहाँ पर जो है यूएसए ईरान के अगेंस्ट करता हुआ मैं नजर आ रहा है, जिस तरह मिलिट्री पावर को यूज कर रहा है यहाँ पर, तो सिमिलर मीनिंग क्या है, अग्रेसिव या मिलिटेंट आप कह सकते हैं यहाँ पर। और उसका उल्टा क्या बनेगा हमारे पास, पीसफुल या डविश आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहने वाला है, कंजक्शन। कंजक्शन ऑलरेडी आपको पता है कि ग्रामर के अंदर भी हम यूज करते हैं कि दो सेंटेंसेस को आपस में जो कनेक्ट करता है, ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, द एक्ट और स्टेट ऑफ जॉइनिंग टुगेदर, ठीक है, दो चीजों को जो आपस में मिलाता है उसको बोला जाता है यूनियन। सिमिलर मीनिंग बनेगा इसका, कॉम्बिनेशन, सिनोनिम इसका बनेगा, ठीक है, तो इसका एंटोनिम क्या बनेगा, ऑपोजिट मीनिंग, सेपरेशन आप कह सकते हैं या डिवीजन कह सकते हैं। सेकंड लास्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, फेंडेड। फेंडेड मीन्स क्या था, सक्सेसफुली डिफेंडेड अगेंस्ट या रेजिस्ट करना, मुकाबला करना, आप यहाँ पर कह सकते हैं डिफेंड करना। सिमिलर या सिनोनिम मीनिंग क्या बनेगा, डिफेंडेड या रिपेल्ड आप कह सकते हैं। और एंटोनिम क्या बनेगा इसका, सरेंडर्ड या कैपिचुलेट भी आप कह सकते हैं, आजकल बहुत ज्यादा यूज हो रहा है यहाँ पर, यील्डेड बनेगा। लास्ट वर्ड हमारे पास क्या है, ब्लैंटेडली। ब्लैंटेडली मीन्स क्या होता है यहाँ पर, इन अ वेरी ऑब्वियस एंड अनअपोलोजेटिक मैनर्स, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर खुलेआम बेशर्मी के साथ, ठीक है, गुस्ताखी करने को बोला जाता है। ओपनली या ब्रेजनली आप कह सकते हैं इसको सिमिलर मीनिंग में या सिनोनिम। या उसके बाद हमारे इसका उल्टा क्या बनेगा यहाँ पर, एकदम से जो है वो कह लें कि सीक्रेटली या सटली आप इसको कह सकते हैं, खुफिया तौर पर, ठीक है, छुप छुपा कर। तो ब्लैंटेडली मीन्स क्या होता है, यहाँ पर गुस्ताखी करने को बोला जाता है। तो आई होप आपने लेक्चर अंडरस्टैंड किया होगा एंड थैंक यू सो मच।